हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम जो 2024 एमपीपीएससी प्री परीक्षा में नया सिलेबस जुड़ा है वो पूरा ही पढ़ने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले हमने हिस्ट्री की यूनिट 1 शुरू की है। आज हम यूनिट 6 जो मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था पर डिपेंड है इसको शुरू कर रहे हैं। इस फरवरी माह में हम दोनों ही यूनिट समाप्त कर लेंगे। आप निश्चिंत रहें कि 2 दिन से वीडियो नहीं आए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं और इसी प्लेटफॉर्म पर हम ये दोनों ही यूनिट पूरी तरह निःशुल्क पढ़ाएंगे। मेरा प्रॉमिस है आप सब लोगों से, आप निश्चिंत होकर बस हमारे साथ स्टडी करें। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम ले लें क्योंकि यही हमारी जो पढ़ाई है उसको सार्थक रूप देंगे। आगे मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए हम मूल टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहला काम हर स्टूडेंट को करना चाहिए एनालिसिस करने का। हम मजदूर नहीं हैं जो किताब उठाई और सीधे भिड़ जाएं। हम प्रगतिशील लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। बुद्धिजीवी लोगों की पहली निशानी होती है कि वो किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा रुक करके सोचते हैं, समझते हैं कि कैसे करना है। देखिए, मैंने देखा कि YouTube पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, वहां लोग मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहे हैं जो कि पूरी तरह गलत है। देखिए, मैं भी मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा, लेकिन सीधे तौर पर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाना कहीं भी इस सिलेबस में शामिल नहीं है। देखिए, हमें पहले तो ये समझना है कि ये जो छठे यूनिट का सिलेबस है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो आपके दिमाग में जो पहला डाउट है कि भैया हमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, वो गलत है। आपको भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति पढ़नी है, ना तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़नी है ना भारत की अर्थव्यवस्था। आपको भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश कहां स्टैंड करता है ये इस टॉपिक में आपको मूलतः पढ़ना है। चलिए, अब मैं पूरा बहुत सारा ज्ञान अभी नहीं बांटू, धीरे धीरे मैं आपको समझाते रहूंगा, लेकिन अब पहले टॉप पॉइंट पर फोकस करते हैं। पहला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति। इसका अर्थ पता नहीं लोगों ने ऐसे क्यों निकाला है, इसका अर्थ है कि मध्य प्रदेश की स्थिति। भैया, मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति पूछी है। इसका अर्थ है कि भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ो पहले और उसमें मध्य प्रदेश किस स्थान पर है। जैसे मैं उदाहरण देकर समझाऊं कि अगर हमें यह पता करना है कि भारत में कुल सकल घरेलू उत्पाद कितना है या मध्य प्रदेश का कुल सकल घरेलू उत्पाद कितना है, तो पहले आप समझें कि भारत का कुल सकल घरेलू उत्पाद कितना है, उसमें मध्य प्रदेश कितना प्रतिशत योगदान देता है और कौन से नंबर पर हम आते हैं विभिन्न राज्यों में। इस तरीके से हम हर एक टॉपिक को जब समझेंगे कि पहले भारत की उस क्षेत्र में प्रगति कितनी है, उसमें मध्य प्रदेश का योगदान कितना है और फिर मध्य प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है, तो इस आधार पर हम समझ पाएंगे कि हमारा जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो किस स्थान पर टिकी हुई है। दूसरा, मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति किस क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था में। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें दोनों अर्थव्यवस्थाएं पढ़नी है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था। तो अब ये जो पहला पॉइंट है इसको हम थोड़ा डीकोड कर लेते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो समझने के लिए पहले कि किसी भी अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसे पता करते हैं, मैं आपको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये आप हैं और आपको हम अभी वर्तमान में नाम दे देते हैं एक्स। आपका नाम है सतीश, मुझे नहीं पता सतीश कौन है, लेकिन अभी हम उदाहरण के लिए नाम ले लेते हैं। और अगर आप सतीश से पूछते हैं कि सतीश की आर्थिक स्थिति कैसी है, देखो क्योंकि पहला टॉपिक क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, ये पूछा गया। तो पहले हम अपने आप पर इस बात को लागू करके देखते हैं कि सतीश से पूछा जाए कि सतीश की वर्तमान स्थिति या सतीश की आर्थिक स्थिति कैसी है, तो वो कैसे बताएगा। अब समझे, सतीश पहले अपने जेब में कितने रुपए रखे हुए हैं ये बताएगा, सतीश महीने में कितने रुपए कमाता है ये बताएगा, सतीश के पास कितना खेत है ये बताएगा, सतीश के खेतों में कितना उत्पादन होता है सतीश ये बताएगा, सतीश के पास कितनी संपत्ति है, मतलब उसका घर कैसा है, उसकी गाड़ी कैसी है। इन सब बातों के माध्यम से सतीश बताएगा कि सतीश की आर्थिक स्थिति कैसी है। देखिए, बहुत सरल शब्दों में समझिए, इस दुनिया में किसी से भी पूछा जाए कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है तो वो कैसे बताएगा, जो असेट्स, जो पूंजी जो उसके पास में है। जैसे पहला पॉइंट उसे बताना पड़ेगा
कि उसकी जेब में कितने पैसे हैं। दूसरा पॉइंट उसे बताना पड़ेगा कि वो हर महीने या हर साल कितना पैसा कमाता है। तीसरा पॉइंट उसे बताना है कि उसके पास कितनी जमीन है जहां से उसको पैदावार मिलती है। चौथा पॉइंट उसे बताना पड़ेगा कि उसका घर कितना बड़ा है। पांचवा उसे बताना पड़ेगा कि उसके पास और कौन से असेट्स हैं, जैसे गाड़ी है, फैक्ट्री है, बंगला है, क्या क्या चीजें हैं। तो जो उसके पास चीजें हैं वो उसकी आर्थिक स्थिति को व्यक्त करेगी। देखिए बड़ा सिंपल है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। किसी से भी पूछो कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है तो वो क्या बताएगा, जो उसके पास पैसे के रूप में होगा या जो पैसे के रूप में बदला जा सकने वाला असेट्स होगा वो सब उसकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, अभी कोई स्टूडेंट के पास में कुछ भी पैसे नहीं है तो वो कैसे बताएगा कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो वो कहेगा कि भाई मेरे पास अभी तो एक भी रुपया नहीं है, महीने में मुझे 5,000 रुपए मेरे घर से मिलते हैं। ये दो चीजें ही बताने के लिए है उसके पास। लेकिन क्योंकि हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति, तो मध्य प्रदेश कैसे अपनी आर्थिक स्थिति बताएगा। पहले वो ये बताएगा कि देखो भारत के पास टोटल इतना पैसा है, क्योंकि यहां केवल मध्य प्रदेश पूछता तो हम सीधे बता देते कि मध्य प्रदेश की जेब में इतना पैसा है, मध्य प्रदेश के पास इतनी जमीन है, मध्य प्रदेश में उत्पादन में इतना स्थान है। ये सब चीजें इस रूप में बताई जा सकती। लेकिन एग्जामिनर ने हमसे चालाकी से पूछा क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि भारत के पास टोटल कितने पैसे हैं, उनमें से मध्य प्रदेश के पास टोटल कितना पैसा है। मध्य प्रदेश, भारत टोटल कितना उत्पादन करता है, उसमें मध्य प्रदेश कितना उत्पादन करना है। ऐसे दोनों को तुलनात्मक रूप से जब हम समझेंगे तो इस टॉपिक का सही अर्थ निकलेगा। देखिए मिसगाइड नहीं होना है। बहुत सारी टीचर्स ने अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया लेकिन उन्हें थोड़ा गलत पढ़ाया है। इसे अधिकांश टीचर ने इकोनॉमिक सर्वे को ओपन किया और वहां से कुछ आंकड़े उठा करके आपको बता दिया कि ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। वो पूरी तरह सही नहीं है भैया। पहले आपको भारत का इकोनॉमिक सर्वे लेना पड़ेगा, फिर मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे लेना पड़ेगा। भारत के इकोनॉमिक सर्वे में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है ये आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी, जब जाके इस पॉइंट का सही आंसर होगा। चलिए हम बहुत देर ना करते हुए सीधे हम मूल बिंदु पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्य की, कि भारत की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है। तो अब जब भी मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगा तो दोनों को कंपैरेटिवली फॉर्मेट में देखेंगे हम। भारत की अर्थव्यवस्था, उसमें मध्य प्रदेश कहां स्थान रखता है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो पहला पॉइंट होना चाहिए हमारा कि भारत का लक्ष्य क्या है, उसमें मध्य प्रदेश का योगदान क्या है। सिंपल, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की बनने के लिए अपने आप को लक्ष्य के रूप में बना चुकी है। भारत की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है कि 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की हमें बन जाना है। लेकिन 2024 को बजट को पेश करते उस टाइम हमने लक्ष्य को बढ़ा करके कितना कर दिया, 7 ट्रिलियन डॉलर कर दिया है। अब मध्य प्रदेश का इसमें क्या स्थिति है ये समझो। देखो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस लक्ष्य में योगदान हेतु अपने आप को 550 बिलियन डॉलर का बनाने के लिए लक्षित कर रही है, या हमारा लक्ष्य है कि हम इस 5 ट्रिलियन डॉलर में, ये 5 ट्रिलियन है और इसमें हम 5 बिलियन का, ये बिलियन है, 5 बिलियन का योगदान मध्य प्रदेश देगा। तो पहला पॉइंट क्लियर रहा। भारत की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की बन जाए, उसमें मध्य प्रदेश कितना योगदान देने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, 550 बिलियन डॉलर। ये याद रखना पहला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए वर्तमान में तो आज आंकड़े आए नहीं है हमारे पास भारत के भी, क्योंकि भारत का जो ये बजट आया ये अंतरिम बजट है। भारत का इकोनॉमिक सर्वे आया भी नहीं है, मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं आया है। तो हमें ये वाले आंकड़े नहीं लेने, हमें पिछले साल के आंकड़े ही लेने हैं, वही शुद्ध आंकड़े माने जाएंगे आपके लिए, क्योंकि इस साल के आंकड़े तो जून जुलाई तक शुद्ध रूप से आएंगे। तो वो जून जुलाई तक आएंगे जब तक हमारा 28 अप्रैल का पेपर हो चुका होगा। तो हमें पिछले साल के आंकड़ों को तुलनात्मक रूप में कंपेयर करना है। अब हम बजट की बात करते हैं। देखिए भारत सरकार द्वारा 2023-24 में अमृत काल का पहला बजट रखा गया, जिसमें सप्तऋषि नामक 7 प्राथमिकताओं को तय किया गया। ये आपको भारत के बजट में बात याद रखनी है। और वो 7 बातें कौन सी थी? समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना और निषेध,
सक्षमता के को समान लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ऐसे 7 आपको सप्तऋषि भारत के बजट में मिलेंगे। अब भारत के बजट की तुलना करते हैं मध्य प्रदेश के बजट से। तो मध्य प्रदेश के बजट में क्या मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश सरकार का आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2023-24 का रोड मैप मिशन मोड में तैयार किया गया। तो जैसे यहां अमृतकाल का पहला बजट था, यहां आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का पहला बजट था, ये याद रखना। इसे जनता का बजट कहा गया। क्यों कहा गया जनता का बजट? क्योंकि जनता ने उस बजट में, मैं पिछले साल की बजट की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी वाला तो आया नहीं है, तो पिछले साल का जो बजट था उसे जनता का बजट कहा गया। 2023-24 का बजट क्यों कहा गया? क्योंकि ये पहला बजट था जिसमें जनता से सुझाव मांग करके बजट तैयार किया गया था, इसलिए जनता का बजट कहलाया। क्योंकि बजट तैयार करने में जनता के सुझाव लिए गए थे। पहली बार बजट इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया गया, मतलब सॉफ्ट कॉपी में। एक तो हार्ड कॉपी होती है, हम ऐसे कागज लेकर जाएं, सॉफ्ट कॉपी माने पेन ड्राइव या इंटरनेट के माध्यम से भेजा। तो ये बजट प्रस्तुत किया गया, इसलिए 2023-24 के बजट को हमने क्या कहा? ई बजट कहा गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, दोनों बजट की तुलना हो गई। पहले हमने पहले पॉइंट में लक्ष्य की तुलना की, फिर दोनों में बजट की तुलना की। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि बजट है कितना, हमारे देश की इकोनॉमी कितनी है, उसमें मध्य प्रदेश की इकोनॉमी कितनी है, दोनों की तुलना की जाए। तो भारत में वर्ष 2023 में कुल बजट 45.3 लाख करोड़ रुपए, कितना है? 45.3 लाख करोड़ रुपए का बजट भारत सरकार का है। और उस बजट में अब मध्य प्रदेश का 2023 का कुल बजट कितना है? आपको याद रखना है 247,715, ये याद रख लेना, 247,715 करोड़ रुपए का बजट मध्य प्रदेश का है। तो ये दोनों की तुलना की जा रही है, भारत का बजट उसमें मध्य प्रदेश का बजट। तो भारत सरकार का टोटल बजट कितना है? 45 लाख करोड़, आप राउंड फिगर में याद रख लो। और मध्य प्रदेश का कितना है? 24,77,15, इसको राउंड फिगर में याद रखना आप। इस राउंड फिगर में ज्यादा आसानी से याद रह जाएगा, लाख में याद रखोगे तो थोड़ा आप पीछे की चीजें भूल जाओगे, इसलिए 24,77,15 ही याद रखो। आगे बढ़ते हैं। अब भारत की विकास दर कितनी थी, उसमें मध्य प्रदेश की विकास दर कितनी थी, और मध्य प्रदेश ने भारत की विकास दर में क्या योगदान दिया, इस पॉइंट पे आते हैं। देखिए, भारत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जीडीपी की विकास दर जो भारत में थी वो 6 से 6.8% थी। कितनी थी? भारत की विकास दर कितनी है? 6.68%। और मध्य प्रदेश की विकास दर कितनी है? मध्य प्रदेश की विकास दर 2023-24 में स्थिर कीमतों पर के आधार पर 7.6 थी, वृद्धि दर तय की गई। और प्रचलित भाव पर यही विकास दर जो है वो 16.5% थी। देखो, हम भारत में केवल एक ही देख रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे, तो मैं दोनों चीजें बताऊंगा तो थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए मैं भारत का केवल एक ले लिया हूं। भारत में जीडीपी की विकास दर कितनी थी? 6.68, 6 से लेकर 6.68 तक। और उसी में मध्य प्रदेश की विकास दर स्थिर कीमतों पर 7.06 और प्रचलित कीमतों पर 16.5%, ये मध्य प्रदेश की विकास दर थी। अब हम समझते हैं कि भारत के विकास में मध्य प्रदेश ने कितना योगदान दिया। तो यहां लिखा है मध्य प्रदेश की जीडीपी विकास दर की दृष्टि से देश में 4था स्थान है। तो अगर हम भारत के सारे राज्यों को एक सीरीज में बना लें, एक लाइन से लिखें, तो 4थे नंबर पे मध्य प्रदेश आएगा विकास दर के मामले में। ये आपको याद रखना है। ये दोनों ही पॉइंट क्लियर रहे। इसमें इस पीडीएफ, ये जो पीपीटी में आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें श का श आपको बार बार मिलेगा। जहां श लिखा हुआ है वहां श हो गया है, तो वो थोड़ा सा भाषा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। मंगल से कृतिदेव में ये प्रॉब्लम रहा है, तो आप उसे अंडरस्टूड करके श को श मान ले, मध्य प्रदेश ऐसा लिखा हुआ है। आगे बढ़े। जीडीपी का आकार। अब हम समझे कि जीडीपी क्या होता है। पहले तो देखो जीडीपी क्या होता है ये समझ लो भैया। पहले आप सब जानते हैं कि जीडीपी का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद? जीडीपी आकार देख रहे हैं, भारत की जीडीपी का आकार कितना है, उसमें मध्य प्रदेश की जीडीपी का आकार कितना है, दोनों की तुलना करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी शब्द को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहेंगे होता क्या है? देखो, सकल शब्द का अर्थ होता है पूरा का पूरा,
घरेलू मतलब घर के अंदर, उत्पाद मतलब पैदा किया हुआ। तीन शब्द हैं, बड़े आसानी से डिकोड हो जाएंगे। क्या शब्द हैं? सकल घरेलू उत्पाद। अब तीनों को समझो। सकल मतलब पूर्ण, पूरा का पूरा। घरेलू मतलब घर की सीमा के अंदर, घर के अंदर। और उत्पाद मतलब पैदावार। अब पैदावार दो रूपों में हो सकती है, या तो वस्तु के रूप में या सेवा के रूप में। तो अब परिभाषा क्या बन जाएगी सकल घरेलू उत्पाद की? किसी एक वित्त वर्ष के दौरान, क्योंकि समय तो लेना पड़ेगा ना कब पैदा किया, किसी एक वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कहते हैं? जीडीपी। इसका सीधा अर्थ होता है कि भारत देश के अंदर एक साल में हम जो वस्तुएं पैदा करते हैं और जो सेवाएं देते हैं उनको पैसे के रूप में, क्योंकि वस्तुओं को तो नापा नहीं जा सकता, तो सबको नापने के लिए हमने पैसे के मूल्य लगा लिए। तो किसी एक वित्त वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम क्या कहते हैं? जीडीपी। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं। देखिए यहां लिखा है जीडीपी का आकार। तो अब समझें कि भारत की जीडीपी का आकार कैसा है। भारत में जीडीपी का आकार है 3.75 ट्रिलियन। हमारा लक्ष्य है 5 ट्रिलियन डॉलर बनना, लेकिन अभी हम कितने बन चुके हैं? 3.75 ट्रिलियन डॉलर बन चुके हैं। तो याद रखना भारत की जीडीपी कितनी बड़ी है? 3.75 ट्रिलियन है। उसमें मध्य प्रदेश की जीडीपी का भी कुछ योगदान होगा। तो मध्य प्रदेश कितना है वो देखते हैं। देखो जीडीपी, जीएसडीपी, मतलब जीएसडीपी का अर्थ क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद। यहां जीडीपी बोलेंगे, यहां जीएसडीपी बोलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश एक राज्य है, तो राज्य के लिए स्टेट शब्द बीच में घुसाना है। सकल घरेलू उत्पाद में 2023 में मध्य प्रदेश का जो टोटल आकार था वो क्या है? 13,22,821। ये याद रखना आप। ये मध्य प्रदेश का जीडीपी है प्रचलित कीमतों पर। और अगर इसी को स्थिर कीमतों पर देखें तो आधा कर लो, 13 का आधा 6.5 होता है। तो देखो इसका 13 का आधा 6.5, 6.643 ऐसा मिलेगा आपको। तो ये मध्य प्रदेश की जीडीपी है। देखो भारत की जीडीपी कितनी है? 3.75 ट्रिलियन। मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी है? 13 लाख करोड़ रुपए। कितनी है? 13 लाख करोड़ रुपए आप बोलेंगे प्रचलित कीमतों पर, और 6 लाख करोड़ रुपए आप बोलेंगे स्थिर कीमतों पर। तो ये दोनों पॉइंट याद रह जाएंगे। 2023-24 में हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ करके 13,87,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ये हमें आगे की बात याद रखनी है। ये इस साल जो अब शुरू हो चुका है फाइनेंशियल ईयर, इसकी बात करते हैं। ये आपको याद रहे, फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू नहीं हुआ होगा 1 अप्रैल से, लेकिन आपको ये मूल बात याद रख लेनी है कि भारत की जीडीपी कितनी बड़ी है? 3.75 ट्रिलियन। मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी बड़ी है? 13,22,821 करोड़ रुपए। ऐसे या तो याद कर लो प्रचलित कीमत या याद कर लो स्थिर कीमत। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी में हमारा क्षेत्रवार विभाजन कैसा है? देखो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो जीडीपी का क्षेत्रवार विभाजन है, इसका अर्थ क्या है? देखो हमने जीडीपी को उत्पादन क्या जोड़ने के लिए 3 भागों में बांट रखा है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये क्या होते हैं? देखो भाई, किसी भी देश की जीडीपी को निकालने के लिए उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है या उसको क्षेत्रवार बांटा जाता है, और वो 3 क्षेत्र विश्व में बांटे गए हैं। ये सब पूरे विश्व में एक रूपता है इसमें कि जो जीडीपी होगी उसका जो क्षेत्रवार वर्गीकरण है इसी रूप में होगा। तो हमने 3 क्षेत्र कौन से बांटे? पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हो गया द्वितीय क्षेत्र और तीसरा हो गया तृतीय क्षेत्र। अब बोलने में तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय इजी लगा, इनके अंदर क्या है ये भी समझो। देखो प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राथमिक है इंसान के लिए, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ मामला है, वो सब चीजें आती है, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में। आपको याद रखना है। तो हमारी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र से कुल होकर पैदा कितने पैसे आते हैं वो हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र कि उद्योगों को, क्योंकि जो प्राथमिक रूप से प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुए, जैसे आपको गेहूं प्राप्त हो गए फसल से,
उस फसल को हमने आटे के रूप में यूज करना है, क्योंकि गेहूं का तो कोई उपयोग होगा नहीं, आटा बनाएंगे तब जाके रोटी बनेगी, तो वो काम करेगा उद्योग। तो उद्योग उसमें कैसे कितने पैसों का इंक्लूड कर देते हैं, उनका मूल्य कितना बढ़ा देते हैं, ये हो जाता है द्वितीय क्षेत्र। तो जितने भी कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, निर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र है, वो पूरा हो जाता है द्वितीय क्षेत्र। तीसरा आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय मतलब सेवा, क्योंकि हम प्रकृति से कुछ पैदा करते हैं, फैक्ट्री में कुछ बना देते हैं, उसके बाद फिर काम आता है बीमा करने का, बैंक में पैसे ट्रांसफर करने का, मार्केटिंग करने का, ये सब क्षेत्र कहलाते हैं। तीसरा, तो अब हमने जीडीपी निकालने के लिए उसको 3 भागों में बांट लिया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक आप समझ गए, प्रकृति से रिलेटेड चीजें, जैसे कृषि मतलब फसल उत्पादन, फिर पशुपालन मतलब डेयरी प्रोडक्ट, उसके बाद मछली पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र है। फैक्ट्रियां, विनिर्माण, उद्योग, सब कुछ क्या है, द्वितीय क्षेत्र है। और सेवा क्षेत्र अर्थात बीमा, बैंकिंग, जितनी भी सेवाएं होती हैं वो सब सेवा क्षेत्र होते हैं। ये जो मैं अभी काम कर रहा हूं ये भी सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। पढ़ाना ये सेवा क्षेत्र में आता है, क्योंकि इसमें ना तो कुछ उत्पादन प्राकृतिक हो रहा है, ना ही फैक्ट्री के रूप में कुछ बन रहा है, ये हो रहा है तीसरा काम सेवा क्षेत्र। तो इनका कितना कितना योगदान है हम उसे देख लेते हैं। देखो, भारत की जीडीपी में आपको याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्र जो है उसका योगदान है 14%। कितना परसेंट है, 14% योगदान है, 14% योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का। द्वितीय क्षेत्र अर्थात उद्योगों का योगदान उससे डबल, 14 का 28 होता है, लेकिन थोड़ा और बढ़ा दो, 31 कर लो। और 14 का पहाड़ा 3 बार बोल लोगे, 14, 28, 14, 56 ऐसा, तो तीसरी बार जब बोलोगे तो यहाँ 55 लिख देना। भारत की जो इकोनॉमी है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 14%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 31% और तृतीय क्षेत्र का योगदान 55% है, ये याद रखना। अब हम मध्य प्रदेश पे चलते हैं। जो मध्य प्रदेश का जो 2022-23 में योगदान रहा वो हमें याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र, देखो मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, तो क्या कि भारत भी पूरा कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत में और एक्टिविटीज बढ़ चुकी है, मध्य प्रदेश में अभी कृषि पर फोकस है। तो मध्य प्रदेश में कृषि पर जो उत्पादन होता है वो कितना है, 47%। मतलब हमारा जो टोटल जीडीपी बनता है उसमें 47 रुपए या 47% का योगदान जो है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र देता है। फिर द्वितीय क्षेत्र कितना देता है, 19% का योगदान देता है। और तृतीय क्षेत्र कितना देता है, 34% का देता है। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है कि कौन सा क्षेत्र कितना प्रतिशत योगदान भारत में देता है और मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत योगदान है। इससे आप दोनों अर्थव्यवस्थाओं को तुलनात्मक रूप से देख पाओगे। और यही हमारा प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति, तो भारतीय अर्थव्यवस्था ये है, उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी है, जिससे दोनों की तुलना हो सके। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हम तुलनात्मक रूप से दोनों चीजों को देखते हैं। अब इसी पॉइंट में एक विशेष और पॉइंट जोड़ लिया जाए। क्या जोड़ लिया जाए, देखो फोर्ब्स जीडीपी, फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग अगर की जाए कि भारत की जीडीपी में किन किन राज्यों का कितना कितना योगदान है, तो शीर्ष राज्य होगा महाराष्ट्र, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी बढ़ा किसका है, महाराष्ट्र का। सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे आ जाएगा गुजरात। और अगर जीडीपी में रैंकिंग देखी जाए तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आ जाएगा, 10वां। तो अब हमने दो बातें समझ ली, पहले भारत की जीडीपी का आकार, मध्य प्रदेश की जीडीपी का आकार। भारत की जीडीपी में क्षेत्रवार विभाजन, मध्य प्रदेश की जीडीपी में क्षेत्रवार विभाजन। और फिर भारत की जीडीपी में मध्य प्रदेश की रैंक, कि मध्य प्रदेश कहां टिकता है, ये भी याद रखना आप। और आगे बढ़ते हैं, अब हम एक पॉइंट पढ़ने वाले जीवीए। देखो जीडीपी तो आपको समझ में आ गया कि इस साल हमने जो कुछ पैदा किया वो जीडीपी कहलाएगा। एक और संकल्पना है जीवीए। ये जीवीए क्या होता है ये समझो, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये शब्द याद रखना आप, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य संवर्धन। क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल निष्पादन और आय का पता लगाने वाली अवधारणा है। जब किसी उत्पाद के मूल्य में उसकी इनपुट लागत और कच्चे माल की लागत को कटौती के बाद जो राशि बचती है वो जीवीए कहलाती है। समझ नहीं आई होगी, मुझे पक्का कंफर्म है, हम समझ लेते हैं इसको। देखो जीवीए क्या होता है भैया, जीवीए इसका अर्थ होता है सकल मूल्य वर्धन।
सकल मूल्यवर्धन का अर्थ वैल्यू एडिशन से। देखो कोई भी फैक्ट्री एक पेन बनाती है 20 रुपए का, मान लीजिए ये पेन बनाया किसी फैक्ट्री ने 20 रुपए का, तो क्या इसने ये फैक्ट्री ने 20 रुपए का पेन बनाया, इसमें कुछ लागत नहीं लगी है, तो जीडीपी में हम इस पूरे 20 रुपए को जोड़ लेते हैं। जबकि जीवीए में हम क्या करेंगे कि ये जो 20 रुपए हैं उसको बनाने में कितने पैसे खर्च हो गए हैं, अर्थात किसी भी चीज को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ उसके मूल्य को, जिसमें दो चीजें शामिल होंगी, एक कच्चा माल और दूसरा उसको बनाने में जो मेहनत लगी वो, ये दोनों घटा लेंगे तो मान लो 20 रुपए के पेन में 4 रुपए का कच्चा मटेरियल है और 8 रुपए का जो है वो बनाने की मेहनत है, बिजली का खर्चा, इंसान जिसने बनाया, मशीन में टूट फूट हुई, वो सब खर्चा, तो टोटल 12 रुपए का खर्चा आ गया। तो अगर 20 रुपए के पेन को 12 रुपए बनाने में लगते हैं तो इसमें बचत कितनी होगी, 8 रुपए। ये 8 रुपए आपका क्या कहलाता है, जीवीए। याद रखना जीवीए का अर्थ होता है सकल मूल्य वर्धन। तो हमारे देश ने इस साल टोटल कितना मूल्य वर्धन कर लिया, उसको पूरे देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य वर्धन होता है उसे हम कहते हैं सकल मूल्य वर्धन अर्थात जीवीए। ये समझ आ गया होगा अब आपको। तो उदाहरण से समझ लेना, अगर कोई कंपनी 20 रुपए का एक पेन बेचती है और उसे बनाने में 12 रुपए इनपुट माल या कच्चे माल के रूप में खर्च करती है तो जीवीए जो है वो 8 रुपए कहलाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब हमें पूरे भारत में देखना है कि भारत में जीवीए जो है वो कितना कितना है। भारत में इस साल जीवीए कितना रहा, हर एक क्षेत्र में कितना कितना वृद्धि रही और मध्य प्रदेश में कितनी रही, हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं। चलो आइए देखते हैं। देखो प्रत्येक क्षेत्र में जीवीए वृद्धि, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में वही 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। कहीं कहीं पर इनको कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र नाम से भी जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो भारत का जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें जीवीए कितना रहा, 3.5% रहा। या आंकड़े में सारे के सारे 2023-24 के 22-23 के ले रहा हूं, आपको निश्चिंत होकर इनको याद करना, यही फाइनल आंकड़े हैं, इनमें टेंशन नहीं लेनी है। तो भारत का जो प्राथमिक क्षेत्र में जीवीए रहा उसमें कितनी परसेंट वृद्धि रही, 3.5% वृद्धि रही। भारत का जो द्वितीय क्षेत्र रहा उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि रही, 4.1% की वृद्धि रही। और भारत का जो सेवा क्षेत्र है उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि रही, तो 9.1% की वृद्धि रही। तो ये तीनों क्षेत्र हमारे और उनमें जीवीए अर्थात मूल्यवर्धन में कितनी परसेंट वृद्धि दर्ज की गई इस साल, पिछले साल माने, वो हमने देखी। ऐसे ही अगर मध्य प्रदेश में हम जीवीए देखें तो अग्रिम अनुमान के आधार पर ये जो क्षेत्र है इनमें कृषि क्षेत्र में हमने कितनी 5.24% की वृद्धि दर्ज की, द्वितीय क्षेत्र में हमने 5.42% की वृद्धि दर्ज की, जबकि सेवा क्षेत्र में हमने 9.99% की वृद्धि दर्ज की। ये तीनों की तुलना, इसकी तुलना इससे की जाए तब जाके भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पता चलेगी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ रही है, उसमें मध्य प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये दोनों की तुलना आपको करनी है। तो आपने जीवीए में वृद्धि दर देखी दोनों की, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एफडीआई, देखो एफडीआई माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका अर्थ सीधे तौर पर समझे सरल भाषा में तो ये होगा कि भारत में जो विदेशी कंपनियां, इसका फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो विदेशी कंपनियों ने भारत में कितना पैसा लगाया वो हमारा एफडीआई कहलाएगा। तो एफडीआई आपको याद रखना है, भारत में कितना रहा, उसमें मध्य प्रदेश का योगदान कितना रहा, ये भी हम देख लेते हैं। अप्रैल 2021 से मार्च 2021 तक भारत के सभी राज्यों में एफडीआई आकर्षित करने के मामले में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। याद रख लेना है पॉइंट। भारत में कुल एफडीआई कितना रहा 2000, इस ड्यूरेशन के दौरान हमने 2021-22 देखी, तो ये ड्यूरेशन के दौरान भारत में जो टोटल एफडीआई रहा वो रहा 84,083,5 अर्थात 84,835 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये याद रखना आपको, मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है 84,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत में एफडीआई कुल हुआ। उसमें मध्य प्रदेश ने कितना योगदान दिया, तो मध्य प्रदेश का कुल एफडीआई जो है 1560 करोड़ रुपए रहा, अर्थात इस पूरी रकम में मध्य प्रदेश ने 1560 करोड़ रुपए का योगदान दिया। 11-12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का 7वां संस्करण इंदौर में
आयोजित किया गया था, जिसमें हमने 15 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया, और ये भी एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए एक उपाय के रूप में मध्य प्रदेश द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो एफडीआई हमने एक कीवर्ड देखा, वो भारत में कितना हुआ, मध्य प्रदेश ने उसमें कितना योगदान दिया, और भारत का राज्यों की रैंकिंग में कौन सा स्थान है, ऐसे हमें भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय भैया कितनी है, तो यहां पे भी वही करेंगे, भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और भारत में हमारी कौन सी रैंकिंग है। देखो प्रचलित मूल्य पर हम ये बात करेंगे, प्रचलित मूल्य पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि प्रचलित मूल्य ज्यादा उचित होता है, लेकिन हम स्थिर मूल्य भी आपको बता देंगे। प्रचलित मूल्य पर अगर प्रति व्यक्ति आय देखी जाए तो 2022-23 के लिए भारत की प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय प्रचलित मूल्य पर 1,72,000 रुपए है। अर्थात भारत के हर एक नागरिक द्वारा एक वर्ष में कितने रुपए कमाए जाते हैं, 1,72,000 रुपए। 2014-15 की से ये 100% वृद्धि को दर्शाता है, भले ये पॉइंट याद मत रखो। मध्य प्रदेश में देख लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपए है प्रति व्यक्ति। देखो भारत का आदमी कितना कमाता है, 1,72,000 रुपए, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग थोड़ा कम पैसा कमा रहे हैं, 1,40,000 रुपए, ये याद रख लेना। तो हमने प्रचलित मूल्यों पर दोनों की तुलना कर ली, अब हम स्थिर कीमतों पर दोनों की तुलना कर लेते हैं। देखो प्रति व्यक्ति आय काय पे, स्थिर मूल्यों पर। अब ये स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्ति पढ़ेंगे तो वहां ऐसे टॉपिक ज्यादा पढ़ने रहेंगे। अभी मैं इस पॉइंट को समझाऊंगा तो लंबा होगा वीडियो, इसलिए इसको अभी स्किप करता हूं, केवल इसको याद कर लीजिए। प्रति व्यक्ति आय अगर हम देखें स्थिर कीमतों पर तो भारत की प्रति व्यक्ति आय है 98,118 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की आय अगर देखी जाए तो स्थिर कीमतों पर मध्य प्रदेश की 2023 में आई है 65,023 रुपए। आप याद रखो, देखो वहां देखा हमने भारत में 1,72,000 रुपए, मध्य प्रदेश में तुलना की प्रचलित कीमतों पर 1,72,000 रुपए, मध्य प्रदेश में 1,40,000 रुपए। स्थिर कीमतों पर 98,000 रुपए और मध्य प्रदेश की स्थिर कीमतों पर 65,000 रुपए। तो ये दोनों की हमें तुलना याद रहे। ये नीचे पॉइंट लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जा रही है, तो वो भले आप मत देखिए। भारत में प्रति व्यक्ति आय में 5.5% की वृद्धि हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में देखा जाए तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उससे ज्यादा हम वृद्धि कर रहे हैं, याद रखना। आगे अब प्रति व्यक्ति आय में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है भारत में, ये इस पॉइंट पे भी फोकस कर लो। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर सूची बनाई जाए तो उसमें प्रथम स्थान दिखेगा आपको सिक्किम का। किसका मिलेगा, सिक्किम का। सबसे ज्यादा आय किसकी, सिक्किम की। सेकंड नंबर पे आय किसकी, गोवा की। तीसरे पे दिल्ली, चौथे पे चंडीगढ़। आपको इसमें केंद्र शासित प्रदेश ज्यादा दिख रहे होंगे। मध्य प्रदेश का स्थान प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कौन सा है, 25वां है। कौन सा स्थान है, 25वां, क्योंकि ये सूची जो है वो केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला करके बनाई गई है। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय में मध्य प्रदेश का स्थान 25वां है। और अंतिम राज्य कौन सा है, आप याद रखेंगे, अंतिम राज्य बिहार है। देखो हमने कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय होती क्या है। भारत में जो टोटल उत्पादन होता है उसमें जनसंख्या का भाग लगा दो तो एक व्यक्ति की आय निकलेगी, वो प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी। प्रति व्यक्ति आय हमने दो आधारों पर देखी, प्रचलित कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर। प्रचलित कीमत और स्थिर कीमत आपको अभी ज्यादा समझ नहीं आ रहा हो तो छोटा शॉर्टकट में समझे, जब किसी आधार वर्ष से तुलना करके हम उस बात को निकालेंगे तो उसे कहेंगे स्थिर कीमत, और जब हम आज ही की तारीख से उसकी तुलना करके निकाल लेंगे, इसी साल की तुलना करके उसकी वृद्धि देखी जाएगी तो वो होगी प्रचलित कीमत। इन आधारों पर हमने दोनों मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय देखी। फिर भारत में प्रथम स्थान सिक्किम का है, मध्य प्रदेश का 25वां स्थान है, हमने ये देखा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, क्रय शक्ति क्षमता। आप सब जानते हैं क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
अगर भारत को क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर ना देखें तो विनिमय दर के आधार पर भी देख सकते हैं, जबकि विनिमय दर के मामले में भारत 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2 पॉइंट याद रख लेना। अब मध्य प्रदेश उसमें कैसे योगदान देता है? मध्य प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में कितना % योगदान देता है? 4.6% का योगदान दे रहा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक विकसित दर वाला राज्य बन गया है। ये 2023 की बात कर रहे हैं। हमने वहां देखा था हम 4थे स्थान पर आते थे, हम बाद में प्रथम स्थान पर आ गए। समझो, क्रय शक्ति क्षमता, भारत की खरीदने की ताकत के आधार पर दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारत 3रे नंबर पे है। विनिमय दर मतलब हमारे पास जो पैसा है उसके आधार पर हम हमारी जो विनिमय दर है उसमें विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है। मध्य प्रदेश उसमें क्या योगदान देता है? देखो, जो टोटल भारत की पैसे हैं उसमें 4.6% योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में 4.6% योगदान कौन देता है? मध्य प्रदेश देता है। ये मध्य प्रदेश का इसमें योगदान हो जाएगा, याद रखना। और भारत अभी वर्तमान 2023 में भारत का सबसे ज्यादा विकास दर वाला राज्य बन गया है, ये भी याद रख लेना। डिजिटलीकरण, अलग अलग आधारों पर हम तुलना करते हैं, उसमें एक पॉइंट हम समझें, डिजिटलीकरण। भारत में रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है तो क्या अपना लिया गया? ई कुबेर सॉफ्टवेयर अपना लिया गया। हमने मध्य प्रदेश ने भी ई कुबेर से जुड़ने के लिए मध्य प्रदेश ने 5 दिसंबर 2022 को सरकारी व्यवसायिक बैंकों के डिजिटलीकरण की ओर बढ़ते हुए IFMS एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली को ई कुबेर के साथ जोड़ दिया है। समझो, भारत सरकार ने अपना सारा डाटा ई कुबेर के माध्यम से, या RBI ने अपनी जो सारी सेवाएं वो ई कुबेर के माध्यम से डिजिटल कर दी। मध्य प्रदेश ने अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम है IFMS। अब जो सरकारी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि उनकी सैलरी IFMS से आती है, तो वो जो सैलरी उनकी IFMS से आती है वैसे ही बैंकों का सारा काम भी IFMS पे होता है। तो हमने ई कुबेर से IFMS को जोड़ दिया है, ये हमने डिजिटलीकरण में किया। जो भारत ने किया उसमें हमने क्या योगदान दिया ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि निर्यात जो भारत करता है उसमें मध्य प्रदेश क्या योगदान देता है। देखो, भारत के कुल निर्यात में मध्य प्रदेश का योगदान 2% है। कितना है? भारत जो टोटल सामान बाहर बेचता है उसमें मध्य प्रदेश 2% योगदान देता है। भारत के कुल निर्यात जो है वो 2022-23 में 422 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। मध्य प्रदेश का हिस्सा इसमें 1.9% है। ध्यान से सुनो, भारत का जो कुल निर्यात है वो टोटल कितना है? 422 अमेरिकी डॉलर। मध्य प्रदेश ने इस साल इसमें कितना योगदान दिया? 2022-23 में 1.9%। ये याद रखना, मध्य प्रदेश कितना योगदान देता है? 1.9%। इस प्रकार कुल निर्यात में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? 12वें। देखो, अगर मैं एक मैप बना दूं भारत, मान लो ये मैंने एक भारत का मैप बना दिया, तो इस भारत में यहां मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश को या सारे राज्यों को हटा दिया जाए तो क्या भारत बचेगा? भारत और मध्य प्रदेश अपने आप में दोनों जुड़े हुए हैं, तो भारत जो निर्यात करता है उसमें मध्य प्रदेश भी कुछ हिस्सा रखता होगा। हम उसी की बात कर रहे हैं कि भारत जो निर्यात करता है उसमें मध्य प्रदेश हमेशा 2% हिस्सेदारी निभाता है। 100 रुपए का सामान बेचा हमने, विश्व को बेचा, तो उसमें 2 रुपए हमने मध्य प्रदेश ने दिए, या 2 रुपए का सामान मध्य प्रदेश से बेचा गया। 2021-22 या 22-23 में हमने लगभग 422 अमेरिकी डॉलर का क्या किया? निर्यात किया पूरे विश्व को, और उसमें 1.9% हिस्सा किसका रहा? मध्य प्रदेश का। अगर भारत के राज्यों की लिस्ट देखी जाए तो भारत में पहले, दूसरे, तीसरे, तो मध्य प्रदेश उसमें 12वें स्थान पर आता है निर्यात के क्षेत्र में। अब मध्य प्रदेश ने नया क्या कर लिया वो सुन लो। मध्य प्रदेश ने 22 उत्पादों को चैंपियन उत्पाद के रूप में पहचाना है और इनको हम बढ़ावा देकर के हमारे निर्यात को बढ़ा रहे हैं ताकि भारत का ओवरऑल निर्यात और बढ़ जाए। ये पॉइंट याद रखना। हमने क्या कवर किया? निर्यात। देखो, हमने FDI, हम क्या क्या चीजें देख चुके हैं। हमने टोटल GDP देखा, हमने टोटल बजट देखा, हमने GVA देखा, हमने GDP की बाइफर्केशन देखी, हमने FDI देखा, हमने निर्यात देखा, हमने डिजिटलीकरण देखा। और आगे बढ़ते हैं,
अब देखो, भारत में जो बैंकें हैं और मध्य प्रदेश में जो बैंकिंग ढांचा है उसको भी समझ लेते हैं। तो भारत की जो बैंकिंग संस्थान है, भारत में टोटल कितने बैंक हैं? 12 सार्वजनिक बैंक हैं। निजी बैंकों की संख्या 22 है। शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 1485 है और ग्रामीण सहकारी बैंक जो है 9600 है। ये चारों आंकड़े आप याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और उसमें मध्य प्रदेश में कितना कितना है? अनुसूचित बैंकों की संख्या 34 मध्य प्रदेश में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बस 2 बची है हमारे यहाँ, राज्य सहकारी बैंक 1 है, जिला सहकारी बैंक 38 है और भुगतान बैंक जो है हमारे यहाँ 3 है। ये याद रखना। 2022 के समग्र ऋण, हमारी बैंक जो ऋण देती है उसमें भारत में हमने ऋण में वृद्धि की 16.9%। जो बैंकें ऋण देती है, देखो पिछले साल अगर 22-23 में 100 रुपए का ऋण दिया होगा पूरे भारत की बैंकों ने, तो 2023-24 में हमने 16.9% ऋण में वृद्धि कर दी। इतने ज्यादा पैसे बैंकों ने ऋण के रूप में दिए। जबकि मध्य प्रदेश ने बैंकों की कुल जो शाखाएं हैं वो भी बढ़ाई हैं और मध्य प्रदेश ने टोटल ऋण में 15.6% का योगदान दिया है। ये याद रख लेना, दोनों बातों की तुलना हो जाए। प्राथमिक क्षेत्र में कुल ऋण जो 40% भारत देता है, मध्य प्रदेश उससे आगे बढ़ करके प्राथमिक क्षेत्र में हम 59.41% ऋण देते हैं। अब आपको याद नहीं होगा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। देखो, प्राथमिक क्षेत्र मतलब वो प्रायोरिटी वाला क्षेत्र जिसे ऋण दे करके लोगों की गरीबी को मिटाया जा सकता है, देश में रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र वही जनसंख्या के, वही अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में से प्राथमिक का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अलग अलग योजनाएं जो भारत सरकार चला रही है उनमें मध्य प्रदेश का स्थान देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे भारत में कृषि में क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश कितना योगदान देता है। क्योंकि भारत में कुल गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश में भी तो गेहूं करता होगा उत्पादन, तो वो टोटल गेहूं उत्पादन और फिर यहाँ का गेहूं था, ऐसे टोटल फसल उत्पादन भारत का और फिर मध्य प्रदेश का, टोटल कृषि में वृद्धि दर मध्य प्रदेश में, कृषि में वृद्धि दर, ऐसे हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ योजनाओं, क्योंकि अब बहुत सारा डाटा पढ़ने के बाद आपका दिमाग खराब हो सकता है, तो बहुत सारी योजनाओं में हमारा कौन कौन सा स्थान है वो देख लेते हैं, या उनमें भारत में क्या, भारत और मध्य प्रदेश दोनों क्या क्या कर रहे हैं। एक योजना है पीएम श्री योजना। क्या नाम है? पीएम श्री स्कूल योजना। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 2023 से 27 तक टोटल 14,500 स्कूल खोलने का इस योजना का प्रावधान है। उन 14,500 स्कूल में से, इन 14,500 स्कूल में से 730 स्कूल जो है वो मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। ये बात याद रख लेना। पीएम श्री योजना में टोटल कितने स्कूल खोलेंगे? 14,500। उसमें से आधे कर लो, मतलब आधे करो, 7,000 हो जाएंगे, उसका 10% निकालो, 7,700 हो जाएंगे। 730 स्कूल मध्य प्रदेश में खोलेंगे। 2023 से 27 तक हम ये स्कूल भारत में खोलेंगे, लेकिन इसी में हमने वर्तमान में कितने खोल दिए हैं। वर्तमान में अगर राज्यों की सूची बनाई जाए तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। सबसे ज्यादा स्कूल मध्य प्रदेश ने खोल दिए हैं पीएम श्री स्कूल योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी, आप सब लोगों ने सुना होगा स्मार्ट सिटी एक योजना आई। तो स्मार्ट सिटी योजना कब आई पहले तो यह याद रख लो। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना आई। आप सबको पता है पूरे भारत में 100 शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में बदलने की योजना थी। कब आई? 25 जून, यहां लिखा हुआ है 25 जून 2015 को आई। इस योजना में क्या हुआ? 100 शहरों को स्मार्ट शहर में बदलना था। उसमें मध्य प्रदेश में कितने शहर थे? इसमें मध्य प्रदेश के 7 शहरों को चुना गया। अब उनके नाम याद रख लो। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये 4 तो मेट्रो सिटीज हो गए। सागर और सतना याद रख लिया, उज्जैन याद रख लिया। सागर, सतना और उज्जैन, ये 7 शहर मध्य प्रदेश के स्मार्ट सिटी बनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 2023 में द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का खिताब देते हैं। अर्थात क्या अर्थ निकला कि 2023 में अगर स्मार्ट सिटी की रैंकिंग देखी जाए तो उसमें मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पर। और ये याद रखना है कि स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव भी कहां आयोजित किया गया? 2023 में इंदौर में आयोजित किया गया। और रैंकिंग में हमारा कौन सा स्थान है स्मार्ट सिटी की? में प्रथम स्थान है। तो ओवरऑल हमने एक व्यू देखा, एक योजना चली भारत की जिससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाले। वो योजना पहली हमने देखी पीएम श्री योजना।
दूसरी हमने देखी स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना में 100 शहर बनने, उसमें मध्य प्रदेश में 7 शहर बनेंगे। फिर उन 7 के नाम देखे। मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी बनाने में रैंकिंग कौन सी है? प्रथम है। बेस्ट स्मार्ट सिटी किसको अवार्ड मिला? 2023 में इंदौर को मिला। आगे बढ़ते हैं। एक योजना ऐसी चलती है अमृत सरोवर योजना। क्या नाम है योजना का? अमृत सरोवर योजना। 15 अगस्त 2023 को देश के समस्त ग्रामीण जिलों में कम से कम 75 अमृत सरोवर या तालाब खोदने की ये योजना है, जिसके तहत आगे जाकर के कुल 50,000 तालाब जो हैं वो खोदे जाएंगे। लेकिन अभी ये था कि हर एक जिले में कम से कम प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में 75 अमृत सरोवर खोद लिए जाएं। इस मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन से स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर रहा। याद रखना, मध्य प्रदेश 2023 में कौन से स्थान पर रहा? सेकंड प्लेस पे रहा। तो बात याद रखना, हम बात कर रहे हैं मिशन अमृत सरोवर। क्या योजना है? ग्रामीण क्षेत्रों में 75 अमृत सरोवर खोलने की योजना है। इसके तहत कुल 50,000 अमृत सरोवर खोदे जाने हैं। उनमें मध्य प्रदेश को खोदने में, मध्य प्रदेश ने कितने तालाब खोद दिए, इनकी रैंकिंग देखी जाए तो मध्य प्रदेश सेकंड स्थान पर है, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के शहरी स्मार्ट वेंडरों को ऋण देना। देखो, कोरोना के बाद में एक योजना आई, वो ये है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, ठेला गाड़ी वाले, जो पानी पतासे बेचते हैं, जो सब्जियां बेचते हैं, जो छोटे छोटे सामान रेहड़ी के रूप में रोड के किनारे खड़े होकर बेचते हैं, उनको ऋण देने की एक योजना है, ताकि भारत को आगे बढ़ाया जा सके, उन लोगों को धंधों को विकसित करके भारत को विकसित किया जा सके। तो उसका जो पहला चरण आया उसमें 10,000 रुपए का ऋण देना था। उसमें देश में मध्य प्रदेश का पहला स्थान था, हमने सबसे ज्यादा लोगों को ऋण दिए। दूसरा चरण आया, उसमें 20,000 रुपए का ऋण देना था, तो हमने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरा चरण आया, उसमें 50,000 रुपए देने थे, तो हमने तीसरा स्थान प्राप्त किया। याद रखना, पहले चरण में प्रथम स्थान, दूसरे चरण में द्वितीय स्थान, तीसरे चरण में तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ो। ऐसे ही रामसार कन्वेंशन होता है। ये क्या होता है? देखो, हमारे यहाँ आर्द्र भूमि जो होती है उनके संरक्षण में मध्य प्रदेश कुछ हिस्सेदारी निभाता है, और मध्य प्रदेश में 80 जो साइट है उनको रामसार साइट घोषित कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की उसमें से कितनी है? मध्य प्रदेश की 4 साइटें हैं। और अगर आर्द्र भूमि की रैंकिंग देखी जाए तो मध्य प्रदेश आर्द्र भूमि के संरक्षण में 6ठे स्थान पर है। देखो, मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, भारत अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है? 6ठे स्थान पर है। और हमारे साथ 6ठे स्थान पर एक और राज्य है, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या है? हर एक घर में नल खोलने या नल से पानी पहुंचाने की एक योजना है, जल जीवन मिशन। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को हुई। इसके माध्यम से 2024 तक 55 लीटर जो शुद्ध पेयजल है वो नल जल कनेक्शन के माध्यम से हर घर में पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश का इसमें स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। याद रखना, पहले चौथा था, अभी हमारा 5वां स्थान हो गया है। सर्वाधिक सर्टिफाइड ग्रामों की संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश पहला स्थान रखता है। तो 2 आधारों पर स्थान की बात की जा रही है। एक तो टोटल नल कनेक्शन देने की, तो भारत में टोटल नल कनेक्शन देने में मध्य प्रदेश का स्थान 5वां। और अगर सर्टिफाइड गांवों की बात की जाए तो उसमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 2396 ग्रामों को सर्टिफाइड ग्राम घोषित कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी हमारी रैंकिंग है। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिए घर बनाए जाते हैं। तो भारत में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जा रहे हैं उसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से हुई। उसमें मध्य प्रदेश ने कुल 7,18,000 आवास पूर्ण किए पिछले साल 2023-22 में। प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है। अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ग्रामीण आवास में पूछे तो भी हमारा फर्स्ट स्थान है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि शहरी आवास योजना में कौन सा स्थान है, तो आंसर करना है हमारा सेकंड स्थान है। देखो, 3 बातें बोल दी। पूरा ओवरऑल प्रधानमंत्री आवास बनाने में हमारा पहला स्थान, शहरी क्षेत्र में आवास बनाने में दूसरा स्थान, और ग्रामीण क्षेत्र में आवास बनाने में पहला स्थान है।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों में हमारा स्थान देख लेते हैं। देखो 2023 में जो पशुपालक हैं या पशु रखने वाले लोग हैं, पशुपालकों के क्रेडिट कार्ड बनाने में, वितरण करने में मध्य प्रदेश का पहला स्थान रहा। ऐसे ही दिव्यांगजनों के लिए इस साल नए कार्ड बनाए गए हैं जिनको यूआईडी कार्ड कहा, तो दिव्यांगों के यूआईडी कार्ड बनाने में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। आयुष्मान भारत में जो आयुष्मान कार्ड बने, उस योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तो 3 प्रकार के कार्ड बनाए हमने, किसान क्रेडिट कार्ड जैसा एक कार्ड बना, पशुपालक क्रेडिट कार्ड, उसमें पहला स्थान हमने। दूसरा बनाया दिव्यांगों का यूआईडी कार्ड, उसमें पहला स्थान। और आयुष्मान भारत का आयुष्मान कार्ड, उसमें पहला स्थान। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है, याद रखना, हम 19वें नंबर पे आते हैं। और ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश अचीवर्स स्टेट की श्रेणी में आता है। अब देखिए वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, आगे हमें इसी में क्रम में क्या करना है, कृषि के क्षेत्र में जो भारत सरकार का योगदान है उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति, उद्योग क्षेत्र में जो भारत सरकार का योगदान है उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति, और सेवा क्षेत्र में जो भारत की स्थिति है उसमें मध्य प्रदेश का योगदान। ऐसे 3 चीजें और देखनी है, जिससे ये जो पहला टॉपिक जो आज वाला हम पढ़ रहे थे ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये पहला वाला जो पॉइंट है ये सिलेबस में आप लोग अच्छे से याद रखें कि क्या दिया हुआ है। सिलेबस में दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। तो पहले भारत की अर्थव्यवस्था देखनी है, फिर उसमें मध्य प्रदेश का स्थान या मध्य प्रदेश का योगदान देखना है। केवल मध्य प्रदेश की स्थिति देखोगे तो आप सही आंसर या सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं, आपको मिसगाइड नहीं होना है। देखिए ये जो वीडियो पर निःशुल्क शिक्षा का प्रसार हम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य हर एक बच्चे तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना है। आपसे केवल एक विनम्र निवेदन ये है कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इन्हें अपने स्टेटस पे लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपको ऐसा लगता होगा कि ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। देखिए मैं जिस कोचिंग संस्था में पिछले 5-7 सालों से पढ़ा रहा हूँ वहाँ हम 1500-2000 बच्चों को रोजाना सर्व करते थे। हमें उम्मीद है कि हम उससे भी ज़्यादा लोगों को रोज सर्व कर पाए, इसलिए आपको ये प्रयास में भागीदार बनना है। आप निश्चिंत रहें, निःशुल्क शिक्षा का ये कारवा बढ़ता ही रहेगा। फिर मैं बता रहा हूँ इस YouTube चैनल पे हम पूरी फर्स्ट यूनिट और छठी यूनिट कंप्लीट करवाएंगे। हमारा प्रॉमिस है कि इस फरवरी माह में हम पूरा दोनों यूनिट कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। आप चिंतित ना होइए और बार बार आप पीडीएफ ना मांगिए। अब जो भी पीडीएफ अवेलेबल होती जा रही है, बनती जा रही है, वो हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उसको कॉपी करके आप जुड़ सकते हैं हमसे। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, आप रोज याद करने वाला जो प्रोसेस आपने शुरू किया है वो याद करते जाइए। अगर हम क्षमतावान रहे तो हम भी रोज आपको कुछ याद कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये दोनों यूनिट अब सिमिलरली चलती रहेगी। एक अच्छे टीचर का मुझे प्रस्ताव आया है कि वो इतिहास पढ़ाना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, इसलिए मैं अभी इतिहास की फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझसे भी कोई अच्छा टीचर यहाँ आकर के आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। निःशुल्क शिक्षा का ये जो कारवा है ये इसी तरह से चलता रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।